गुड इवनिंग। उर्मिला देवी पीजी कॉलेज से मैं रजनीश पांडे बीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स को इकोनॉमिक्स सेकंड पेपर जिसका नाम डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स के अंतर्गत एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है आर्थिक समृद्धि तथा आर्थिक विकास में अंतर, जिसको इंग्लिश में आप बोल सकते हैं डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने आर्थिक समृद्धि क्या होता है इसके बारे में अध्ययन किया, आर्थिक विकास क्या होता है इसके बारे में अध्ययन किया। आज हम लोग आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास का कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे और इन दोनों में क्या अंतर होता है इसको समझने का प्रयास करते हैं। और इन दोनों में क्या अंतर होता है इसको जब हम समझ लेंगे तो आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि से जो हमारा कॉन्सेप्ट है एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में क्या अंतर होता है, तो आइए हम इसको अलग अलग कुछ बिंदुओं के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि में क्या अंतर है इसको हम एक बिंदु के द्वारा, कुछ बिंदुओं के द्वारा हम ऐसे तालिका बनाकर हम इसको स्पष्ट कर सकते हैं। ठीक ना, एक तरफ हम लिख सकते हैं आर्थिक समृद्धि, समृद्धि, और दूसरी तरफ हम लिख सकते हैं आर्थिक विकास, आर्थिक विकास। आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में क्या अंतर होता है, आइए कुछ बिंदुओं के द्वारा इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, यहाँ पर पहला पॉइंट हम लेते हैं। फर्स्ट, हमें इन दोनों के कॉन्सेप्ट के आधार पर, है ना, इनकी जो परिभाषाएं हैं, इनका जो कॉन्सेप्ट है उसके आधार पर हम दोनों में अंतर देखना चाहें तो हम कह सकते हैं कि जो आर्थिक समृद्धि है यह क्या है, एक संकुचित अवधारणा है। यह एक संकुचित अवधारणा है। यह एक क्या है, संकुचित अवधारणा है। जबकि आर्थिक विकास क्या है, आर्थिक विकास यह एक व्यापक अवधारणा है। इन दोनों के कॉन्सेप्ट से जो है हमने दोनों में अंतर देखा कि ये नैरो कॉन्सेप्ट है, ये ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। नैरो कॉन्सेप्ट है, क्यों ये नैरो कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको बताया क्योंकि ये वन साइड का जो है क्या करता है, अध्ययन करता है, केवल एक पक्ष का अध्ययन करता है। किस पक्ष का अध्ययन करता है, केवल ये क्वांटिटेटिव मात्रात्मक पक्ष का अध्ययन करता है ना। और जबकि ये जो है मात्रात्मक पक्ष के अलावा गुणात्मक पहलू का भी, गुणात्मक पक्ष का भी अध्ययन करता है। इसलिए ये क्या है, ये जो है आपका आर्थिक समृद्धि से जो आर्थिक विकास है ये ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, व्यापक अवधारणा है। ठीक ना, इस आधार पर जो है हम दोनों में अंतर स्पष्ट करते हैं, क्योंकि हमने आपको बताया था कि आर्थिक समृद्धि क्या होता है और आर्थिक विकास क्या होता है। और हमने आपको बताया था कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इक्वल टू इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस स्ट्रक्चरल चेंजेस, मैंने आपको बताया था। इसका मतलब क्या हुआ कि आर्थिक विकास जो है ये आर्थिक समृद्धि से क्या होता है, ये व्यापक कॉन्सेप्ट होता है। ठीक, तो ये मैंने पहले अंतर को स्पष्ट किया। दूसरा अंतर हम लिख सकते हैं इसके नेचर के आधार पर, प्रकृति के आधार पर। इसकी जो प्रकृति होती है आर्थिक समृद्धि की, इसकी प्रकृति, इसकी जो प्रकृति होती है कैसी होती है, संख्यात्मक होती है।
और इसकी जो प्रकृति होती है ये क्या होती है, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट ही रहेगा। इसकी प्रकृति क्या होती है, इसकी प्रकृति संख्यात्मक प्लस गुणात्मक। दूसरा अंतर यह है कि आर्थिक समृद्धि की प्रकृति संख्यात्मक होती है, जबकि आर्थिक विकास की प्रकृति संख्यात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी होती है। अब इसका जो नेचर है ये संख्यात्मक है, गुणात्मक है, इसका क्या मतलब हुआ? तो मैंने आपको बताया कि संख्यात्मक जो शब्द है यहाँ पर, आर्थिक समृद्धि जो है इसका नेचर जो है ये संख्यात्मक है। इसका मतलब क्या है, ये परिमाणात्मक भी इसको आप बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं आप? परिमाणात्मक। परिमाणात्मक क्यों है? क्योंकि इसके अंतर्गत केवल मात्रा में परिवर्तन को बताता है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि की मात्रा को केवल बताता है, उसमें परिवर्तन को बताता है। इसके अलावा जो है प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की मात्रा को बताता है, कितनी मात्रा में परिवर्तन हुआ या कितनी संख्या में परिवर्तन हुआ, तो संख्यात्मक या मात्रात्मक परिवर्तन को ये बताता है। इसका कॉन्सेप्ट जो है, इसका मतलब है कि इसका कॉन्सेप्ट केवल संख्यात्मक या मात्रात्मक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसकी जो प्रकृति है वो कैसी होती है, केवल संख्यात्मक होती है। जबकि जो आर्थिक विकास होता है वो राष्ट्रीय आय में वृद्धि की मात्रा, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की मात्रा के साथ साथ सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन, तकनीकी परिवर्तन, इन सारे परिवर्तनों को भी बताते हैं। इसलिए जो है हम कह सकते हैं, अर्थात कहने का मतलब क्या है, मानव के गुणात्मक पहलुओं का भी जो है क्या करता है, ये अध्ययन करता है। इसलिए जो है हम कहते हैं कि आर्थिक विकास का जो नेचर होगा, प्रकृति होगा, वो कैसा होता है, वो संख्यात्मक और गुणात्मक दोनों ही होता है। क्लियर? आइए अगले अंतर की तरफ हम चलते हैं, तीसरे अंतर की तरफ चलते हैं। तीसरा जो अंतर है, आर्थिक जो समृद्धि होता है, आर्थिक समृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ जो होता है, ये आप कह लीजिए कि संरचनात्मक संस्थात्मक या संस्थागत, संरचनात्मक, संस्थागत तथा तकनीकी परिवर्तन से स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र होता है। दूसरा है यहाँ पर हम, जबकि आर्थिक विकास में, आर्थिक विकास क्या होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है, यह इन सभी से, यानी संरचनात्मक, संस्थागत तथा तकनीकी परिवर्तन से क्या होता है, ये संबद्ध होता है। क्या होता है? संबद्ध होता है। दोनों में अंतर हम तीसरे पॉइंट पर करेंगे। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि जो संरचनात्मक परिवर्तन होता है, जो संस्थागत परिवर्तन होता है, आपका कह लीजिए जो तकनीकी परिवर्तन होता है या जो सामाजिक परिवर्तन होता है, इन सब से ये क्या होता है, फ्री होता है, स्वतंत्र होता है। यानी आर्थिक समृद्धि जो है इन सब बातों पे ध्यान नहीं देता है। यानी आर्थिक समृद्धि के अंतर्गत इन सब का परिवर्तन, इन सब में परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए हम कहते हैं कि आर्थिक समृद्धि जो होता है यह जो है इन सारे परिवर्तनों से क्या होता है, स्वतंत्र होता है, मुक्त होता है, फ्री होता है। जबकि आर्थिक विकास जो है
वह इन सारे परिवर्तनों से क्या होता है, ये फ्री नहीं होता बल्कि संबद्ध होता है। संबद्ध होता है इसका मतलब ये हुआ कि आर्थिक विकास के अंतर्गत संरचनात्मक परिवर्तन, संस्थात्मक परिवर्तन कर लीजिए या संस्थागत परिवर्तन, तकनीकी परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, ये सारे परिवर्तन भी सम्मिलित होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये तो फ्री होता है, लेकिन ये फ्री नहीं होता बल्कि ये उससे रिलेट होता है, उससे संबद्ध होता है। इन सारे परिवर्तनों से आर्थिक विकास क्या होता है, संबद्ध होता है, जबकि ये क्या होता है, स्वतंत्र होता है। क्लियर, बात क्लियर हुई। अगले अंतर की तरफ चलते हैं, चौथे अंतर की तरफ। यहाँ पर ये मतलब समझ में आ गया ना, संरचनात्मक, संस्थागत, तकनीकी, ये सब मतलब समझ में आया आपको। ये सारा परिवर्तन का मतलब यही हुआ कि देश में जो गरीबी है वो समाप्त हो रही है कि नहीं हो रही है, इससे कोई मतलब नहीं। साक्षरता बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, इससे कोई मतलब नहीं। यहाँ पर आपका कह लीजिए जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हो रही है कि नहीं हो रही है, लिंगानुपात में वृद्धि हो रही है कि नहीं हो रही है, जीवन स्तर में वृद्धि हो रही है कि नहीं हो रही, सामाजिक कल्याण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इन सब से इसका कोई मतलब नहीं। जबकि आर्थिक विकास का इन सारे से मतलब है, आर्थिक विकास हो रहा है इसका मतलब है कि ये सारी चीज़ें भी हो रही हैं, गरीबी खत्म हो रही है, जीवन स्तर में सुधार हो रहा है, बेरोजगारी का स्तर कम हो रहा है ना। इसके अलावा जो है साक्षरता में वृद्धि हो रही है, जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हो रही है, लिंगानुपात में वृद्धि हो रही है, स्वास्थ्य में वृद्धि हो रही है। इन सारा परिवर्तन, ये सारे परिवर्तन, इसके साथ साथ जो है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र में यदि हम बात करें तो जीडीपी में, हमारे नेशनल इनकम में सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर का योगदान बढ़ रहा है, प्राइमरी सेक्टर का योगदान घट रहा है, यानी यही संरचनात्मक परिवर्तन है। ये सारे परिवर्तन भी इसमें सम्मिलित होते हैं, जबकि इन सब से कोई मतलब नहीं है। चाहे प्राइमरी सेक्टर का योगदान बढ़ जाए, या प्राइमरी सेक्टर का योगदान बढ़ गया, भाई प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, 3 सेक्टर हो गए, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर। जैसे मैंने बताया फैमिली की इनकम कितनी होती है, तो फैमिली की इनकम याद करने के लिए फैमिली में जितने मेंबर होते हैं, जो भी काम कर रहे हैं, जो भी इनकम जो है जनरेट कर रहे हैं, उन सारे इनकमों को जोड़कर फैमिली की इनकम निकालते हैं। वैसे नेशनल इनकम निकालते हैं, इन सारे सेक्टरों की इनकम जोड़कर नेशनल इनकम निकालते हैं। तो इन सारे सेक्टरों से किसका कितना योगदान है ना। अब मान लीजिए इसका योगदान अधिक है, इसका 100 रुपये है, इसका 50 रुपये है, इसका जो है 40 रुपये है, कितना हो गया, 190 रुपये हो गया। तो हमारा जीडीपी या नेशनल इनकम कितना हो गया, 190 रुपये हो गया। यहाँ पर इसका जो है 40 है, इसका 50 है, इसका 100 है, कितना हो गया, 190 रुपये हो गया। तो प्राइमरी सेक्टर में यहाँ पर योगदान सबसे अधिक है, सेकेंडरी टर्सरी से 190 हो रहा है। यहाँ पर टर्सरी सेक्टर का योगदान सबसे अधिक है, सेकेंडरी का, उसके बाद लास्ट में सबसे कम किसका योगदान है, प्राइमरी का है, यहाँ पर भी 190। तो इसमें वृद्धि हो रहा है, सबसे अधिक योगदान है कि इसका सबसे अधिक योगदान है। इसका जो है इकोनॉमिक ग्रोथ से मतलब नहीं है, यहाँ भी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, यहाँ भी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, लेकिन आर्थिक विकास में है। यहाँ पर आर्थिक विकास कमज़ोर है। यदि आपका प्राइमरी सेक्टर में योगदान अधिक है, उसका योगदान अधिक है जीडीपी में, इसका मतलब है कि आर्थिक विकास क्या है, कम है, विकास की दृष्टि से हम पीछे हैं। और यदि हमारा योगदान जो है जीडीपी में या सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर का बढ़ रहा है और प्राइमरी सेक्टर का कम हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा देश क्या कर रहा है, विकास कर रहा है, हमारा जो है आर्थिक विकास हो रहा है। तो आर्थिक विकास के लिए ज़रूरी है कि इनका टर्सरी और सेकेंडरी सेक्टर का योगदान बढ़ना चाहिए, प्राइमरी सेक्टर का योगदान दिन प्रतिदिन क्या होना चाहिए, घटना चाहिए, कम होना चाहिए। ये आर्थिक विकास का प्रसूचक होता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये सारे परिवर्तन जो आपको दिख रहे हैं ये केवल इकोनॉमिक डेवलपमेंट से संबंधित होता है, जबकि आपका देख रहे हैं यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ से इसका कोई मतलब नहीं है। क्लियर हुई बात। आइए चौथे नंबर पर बात करते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ में सामाजिक न्याय आवश्यक नहीं है। सामाजिक
न्याय आवश्यक नहीं है। सामाजिक न्याय आवश्यक नहीं है। जबकि आर्थिक विकास में, आपका उत्पादन में, आय में वृद्धि के साथ साथ जो है सामाजिक न्याय का होना भी आवश्यक है। यहाँ पर सामाजिक न्याय का होना आवश्यक है। सामाजिक न्याय का होना यहाँ पे आवश्यक है। अब ये सामाजिक न्याय क्या होता है? सामाजिक न्याय का यहाँ पर होना आवश्यक नहीं है, यहाँ पर होना आवश्यक है। तो सामाजिक न्याय होता क्या है? सामाजिक न्याय का मतलब ये हुआ कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारा आय एवं संपत्ति है, आय एवं संपत्ति का वितरण, आय एवं संपत्ति का वितरण, जिसको हम बोल सकते हैं आय एवं संपत्ति का जो वितरण कह लीजिए, या इसको यहाँ पर आप असमानता शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। आय एवं संपत्ति का जो वितरण होता है, ये जो है इसमें आप कह लीजिए कि इसमें समानता है कि असमानता है? समानता या असमानता? वैसे हमारे देश में या जितने भी अल्पविकसित देश होते हैं, उनके जो है आय एवं संपत्ति में क्या होता है? असमानता बहुत ज़्यादा होती है। तो ये वितरण में जो असमानता पाई जाती है, असमानता तो होती है, समानता तो होती ही नहीं है, समानता शब्द तो रहेगा ही नहीं। लेकिन गवर्नमेंट का प्रयास रहता है समानता के लिए, असमानता को कम करने के लिए। आय एवं संपत्ति की असमानता होती है। मैंने आपको बताया कि कुछ लोगों के पास धन का अधिक हिस्सा होता है, जबकि धन का एक छोटा सा भाग अधिक लोगों के पास होता है। जैसे 100 रुपये है, 100 रुपये को जो है 10 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो एक के पास जो है 50 रुपये है, एक के पास जो है 30 रुपये है ना, एक के पास जो है 20 रुपये है, एक के पास आपका 10 रुपये है, और बाकी जो 7 लोग बच रहे हैं, किसी के पास 2 रुपये है, किसी के पास 1 रुपये है, किसी के पास 2 रुपये है, किसी के पास 3 रुपये है, इस तरीके से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो धन का 100 रुपये का जो अधिक भाग है, वो केवल एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, 3 व्यक्ति तक ही सीमित है। बाकी अन्य व्यक्तियों के पास जो धन का वितरण है वो क्या है? बहुत ही कम है। ये लोग गरीब हैं, बहुत कम हिस्सा इनके पास ज़्यादा है। तो आर्थिक जो वृद्धि है उससे नहीं मतलब है कि 10 के 10 लोग जब अधिक इनकम पाएंगे तभी हमारा जो है ग्रोथ होगा। इसका तो मतलब ये है इकोनॉमिक ग्रोथ का कि ये सारे के सारे जीरो हो जाएं, केवल एक में भी वृद्धि होगा तब पर भी क्या होगा? इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। मान लीजिए सपोज दैट हम फैमिली की बात करते हैं, छोटे स्तर पे चलते हैं। मान लीजिए फैमिली में 5 सदस्य हैं। ए फैमिली है, 5 मेंबर, ठीक है। और बी फैमिली है, बी फैमिली के पास भी 5 मेंबर हैं। अब यहाँ पर जो पांचों लोग हैं, 1 2 3 4 5, इनकी जो इनकम है, 20,000 है, 10,000 है, 15,000 है, 5,000 है ना। इनकी मान लीजिए 0 है। 0 का मतलब है कुछ भी हम मान ले रहे हैं। तो यहाँ पर इनके 5 जो मेंबर हैं, इनका किसी का इनकम, अब यहाँ पे देखिए टोटल इनकम कितना हो रहा है फैमिली का, जोड़ लीजिए। तो 5,000, 15,000, 20,000, 10 30,000, 20 10 30,000, 30 20 50,000।
कितना इनकम हो रहा है फैमिली का? 50,000 हो रहा है। यहाँ पर आप देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ पर इनकी इनकम जो है 30,000 है। इनकी इनकम कितना है? 20,000 है। इनकी इनकम 0, इनकी इनकम 0, इनकी इनकम 0। एक और भी परिवार है, मान लीजिए सी फैमिली है, उसमें 5 लोग हैं, लेकिन एक लोग का जो है इनकम 50,000 है, बाकी सबका क्या है? 0 है। तो यहाँ से भी 50,000 इनकम मिल रहा है, यहाँ से भी 50,000 इनकम मिल रहा है, यहाँ से भी 50,000 इनकम मिल रहा है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ तो सेम है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए तो यहाँ पे सब लगभग सबके पास जो है इनकम जनरेट हो रहा है, सबके पास इनकम है। यहाँ पे कुछ ही लोगों के पास है, यहाँ पर बिल्कुल एक लोग के पास है। तो आर्थिक विकास तो यहाँ पे है, लेकिन इन जगह पे आर्थिक विकास नहीं हो रहा है, क्योंकि विकास शब्द तो है नहीं, क्योंकि बाकी लोग क्या है? गरीब है, इनके पास पैसे ही नहीं है। तो सामाजिक न्याय तो हो नहीं रहा यहाँ पे, लेकिन फैमिली की इनकम तो है। तो फैमिली की इनकम है मतलब ग्रोथ है, तो यही तो है। नेशनल इनकम बढ़ रहा है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ रहा है, इसका मतलब है ग्रोथ हो रहा है, आर्थिक समृद्धि हो रही है। लेकिन आय एवं संपत्ति की जो असमानता है ये कम हो रही नहीं हो रही है? ये कौन ध्यान देता है? ये आर्थिक विकास ध्यान देता है। यही तो सामाजिक न्याय है। गरीब जो है, गरीबों का जो गरीबी है वो कम हो रहा है नहीं हो रहा है? उनका जीवन स्तर थोड़ा ऊंचा हो रहा है नहीं हो रहा है? तो गरीबों का जीवन स्तर ऊंचा होना, इसका मतलब कि आय संपत्ति की या धन की जो विषमता है उसको दूर करना, कम करना, यही सामाजिक न्याय है। और इस सामाजिक न्याय को कौन ध्यान देता है? आर्थिक विकास। जबकि आर्थिक समृद्धि जो है इस पर केयर नहीं करता है। इसीलिए आर्थिक समृद्धि के लिए सामाजिक न्याय का होना आवश्यक नहीं है। ठीक, क्लियर? इसमें कुछ और पॉइंट्स हैं, आइए इसको भी हम देखते हैं। ठीक है, आइए अगले अंतर की तरफ चलते हैं। 5वां जो अंतर है, यहाँ पर देखिए आप, आर्थिक समृद्धि जो होता है इसमें विशिष्ट उद्देश्य एवं लक्ष्य पूर्व निर्धारित नहीं होते, जबकि आर्थिक विकास में क्या होता है कि इसमें ये उद्देश्य जो है, विशिष्ट उद्देश्य और लक्ष्य क्या होते हैं? पूर्व में निर्धारित होते हैं, निर्धारित होते हैं, निर्धारित होते हैं। विशिष्ट उद्देश्य एवं लक्ष्य का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो आर्थिक विकास है उसमें जो है कुछ स्पेशल जो है उसके टारगेट होते हैं, कुछ उसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उद्देश्य होते हैं, लक्ष्य होते हैं, जो कि पहले से ही निर्धारित किए जाते हैं। और उसी के आधार पर ही क्या होता है? आर्थिक विकास संपन्न होता है। यानी ये क्या होता है? ये संचालित किया जाता है, आर्थिक विकास संचालित किया जाता है, इस पर कंट्रोल होता है, क्योंकि इसमें कुछ विशिष्ट उद्देश्य और उसके लक्ष्य जो है पहले से निर्धारित होते हैं, इसलिए ये क्या होता है? कंट्रोल्ड होता है। जबकि आर्थिक समृद्धि क्या होता है? यह एक स्वाभाविक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, स्वाभाविक रूप से चलती रहती है। इसमें कोई भी विशिष्ट उद्देश्य या लक्ष्य पूर्व से निर्धारित नहीं होते। यानी गरीबी को कम करना है, रोजगार के स्तर को बढ़ाना है, सामाजिक कल्याण के स्तर में वृद्धि करना है, ये सारे जो है उद्देश्य जो है इसमें यही विशिष्ट उद्देश्य होते हैं, लक्ष्य होते हैं, है ना? ये जो है इसमें पूर्ण रूप से पहले से निर्धारित नहीं होते, जबकि इसमें जो है आर्थिक विकास में ये सारे लक्ष्य उद्देश्य पहले से ही निर्धारित होते हैं, और इसी के आधार पर जो है क्या होता है? डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट की प्रक्रिया संचालित होती है, चलती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें 6वें अंतर की तरफ चलते हैं। आर्थिक समृद्धि दर ये धनात्मक तो होती ही है, लेकिन धनात्मक होने के साथ साथ कभी कभी क्या हो जाती है? ये ऋणात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है। इकोनॉमिक ग्रोथ हमारा निगेटिव भी हो सकता है ना? और जबकि हमारा जो ये देख रहे हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ये सामान्यतः ये क्या होता है? सदैव पॉजिटिव ही होता है, धनात्मक ही होता है।
ये ऋणात्मक नहीं होता है। आर्थिक विकास कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, ये सदैव क्या होता है, धनात्मक होता है। जबकि आर्थिक समृद्धि दर क्या होता है, आर्थिक समृद्धि की दर धनात्मक होने के साथ साथ कभी कभी क्या हो जाती है, ये ऋणात्मक भी हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि इसमें केवल मात्रात्मक जो है पहलू को सम्मिलित किया गया है, और मात्रात्मक पहलू मात्रात्मक जो पहलू है इसके द्वारा जो है हम बात करें, जैसे राष्ट्रीय आय को ही ले लें, राष्ट्रीय आय में मान लीजिए क्या हुआ कि कमी हो गई, है ना, क्या हो गई, कमी। मान लीजिए इस बार 100 रुपये, है ना, इस बार 100 रुपये हुआ, पिछले बार 100 रुपये हुआ था, और इस बार जो राष्ट्रीय आय हमारा हुआ वो 80 रुपये हुआ। तो ग्रोथ रेट कैसे निकालते हैं? तो ग्रोथ रेट हमारा निकालने का तरीका यही होता है ना कि जो वर्तमान में हुआ है में से जो पहले हुआ है बटे जो पहले है ना, जो पूर्व में हमारा विकास दर है और जो अभी हुआ है उसमें से पहले वाले घटाकर निकालते हैं। यहाँ पर आप देखिए क्या हो जाता है, ये माइनस में इसका वैल्यू आता है, क्योंकि ये छोटी संख्या है, इसका जो ग्रोथ रेट आएगा वो क्या आएगा, माइनस में आएगा। तो ये माइनस में आता है, तो माइनस में भी हो सकता है ग्रोथ रेट, क्योंकि ये केवल मात्रात्मक पहलू से संबंधित होता है। जबकि आर्थिक विकास जो है ये मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक पहलू भी सम्मिलित होता है, इसलिए इसको जो है ये कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, ये सदैव क्या होता है, धनात्मक होता है। हम एक और जो है पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे, आर्थिक समृद्धि जो है ये मुख्य रूप से बात करें तो विकसित देश जो होते हैं, विकसित देश से संबंधित होता है। जबकि इसका संबंध आर्थिक विकास का जो संबंध होता है, ये 6वां पॉइंट है यहाँ पे, 7वां पॉइंट यहाँ पे रहेगा, 7वां पॉइंट यहाँ पे रहेगा। तो इसका संबंध जो है ये विकसित देशों से होता है, जबकि इसका संबंध जो है किससे होता है, अल्प विकसित देशों से होता है। अल्प विकसित या विकासशील देशों से होता है। अल्प विकसित या विकासशील देशों का से संबंध किसका होता है, आर्थिक विकास का, और विकसित देशों का संबंध किससे होता है, आर्थिक समृद्धि का। विकसित देश क्या होते हैं, अल्प विकसित देश क्या होते हैं, यहाँ पे मैं आपको संक्षेप में बता दूँ कि विकसित देश मतलब इसकी कुछ क्राइटेरिया होती है। ऐसे देश जो विकास की उच्चतम सीमा को प्राप्त कर चुके हैं, जहाँ की राष्ट्रीय आय बहुत ज़्यादा होती है ना, जहाँ की प्रति व्यक्ति आय बहुत अधिक होती है ना, जहाँ पे बेरोजगारी की समस्या बहुत कम होती है, गरीबी बहुत ही कम होती है, नाम मात्र की होती है ना, ये सारी समस्याएं बहुत ही कम होती है, नाम मात्र की होती हैं। तो ऐसे जो है देश क्या कहलाते हैं, विकसित देश कहलाते हैं, जहाँ की राष्ट्रीय आय बहुत कम होती है, प्रति व्यक्ति आय कम होती है, बेरोजगारी की समस्या होती है ना, आपका जो है साक्षरता दर बहुत कम होता है, जीवन प्रत्याशा बहुत कम होती है। ऐसे देश जो है क्या कहलाते हैं, अल्प विकसित देश कहलाते हैं, या फिर कह लीजिए जिन्होंने विकास की उच्चतम सीमा को भी प्राप्त नहीं किया, अभी थोड़ा सा जिसने विकास किया, ऐसे देश जो है अल्प विकसित देश कहलाते हैं। या फिर कह लीजिए कि जो विकास की अधिकतम सीमा को प्राप्त करने के लिए सतत क्या हैं, प्रयासरत हैं, उस उच्चतम सीमा को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत हैं, ऐसे देश विकासशील देश कहे जाते हैं। तो ये विकसित देश या विकासशील देश ये सारे देश कहलाते हैं, और ये जो है आपके क्या होते हैं, विकसित देश होते हैं। तो आर्थिक समृद्धि का संबंध जो है विकसित देशों से होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर जो गरीबी होती है, बेरोजगारी होती है, जो निरक्षरता होती है, ये सारी समस्याएं यहाँ पर बहुत ही कम देखने को आपको मिलती है, बहुत ही कम देखने को मिलती है, या कह लीजिए कि नहीं मिलती है ना। तो ये संरचनात्मक जो सामाजिक संस्थागत जो परिवर्तन होते हैं यहाँ पे ऑलरेडी पहले ही हो चुके होते हैं, वहाँ पे ये सारे परिवर्तन हो चुके होते हैं। यहाँ पर जो है इन सब की समस्या नहीं है, ये सारी समस्याएं नहीं है, यहाँ पर केवल समस्या किसका है, केवल मात्रात्मक परिवर्तन की समस्या है। तो इसलिए इसका संबंध किससे होता है, मात्रात्मक परिवर्तन किस में होता है, केवल इकोनॉमिक ग्रोथ में होता है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ, इसलिए इसका संबंध किससे है, आपका आर्थिक समृद्धि का संबंध किससे होता है, विकसित देशों से होता है। विकसित देशों की जो समस्या होती है वो आर्थिक समृद्धि की होती है, क्योंकि वहाँ पे सामाजिक या स्ट्रक्चरल जो चेंजेस होते हैं वो पहले से हो चुके होते हैं, ठीक है। जबकि जो अविकसित देश होते हैं, यहाँ की समस्या केवल इकोनॉमिक ग्रोथ करना ही नहीं है। इकोनॉमिक ग्रोथ कर लेने से समस्या समाप्त नहीं हो जाएगी, क्योंकि केवल मात्रात्मक परिवर्तन
आवश्यक नहीं है, बल्कि यहाँ पे मात्रात्मक परिवर्तन के साथ साथ जो है गुणात्मक परिवर्तन भी आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पे गरीबी विद्यमान है, बेरोजगारी विद्यमान है, निरक्षरता विद्यमान है ना, यहाँ पर उत्पादकता बहुत कम है, सारी चीज़ें ये सारी समस्याएं हैं। मतलब मात्रात्मक परिवर्तन के साथ साथ जो संरचनात्मक संस्थागत जो तकनीकी परिवर्तन है, ये सारे परिवर्तन भी यहाँ पे आवश्यक है। इसलिए इसके लिए जो है अल्पविकसित देशों के लिए जो उचित है ना, वो कौन सा है? आर्थिक विकास या आर्थिक समृद्धि। तो वो उचित क्या है? आर्थिक विकास है। इसीलिए हम कहते हैं कि इसका संबंध जो है, आर्थिक विकास का जो संबंध होता है वो अल्पविकसित देशों से होता है, या फिर कह लीजिए कि अल्पविकसित जो देश होते हैं वो आर्थिक विकास से संबंधित होते हैं, और विकसित देश जो होते हैं वो आर्थिक समृद्धि से संबंधित होते हैं। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर मैंने आपको आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि में क्या अंतर होता है इसको क्लियर करने का प्रयास किया। तो हम लोगों ने जो है यहाँ पर आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास क्या होता है पिछले क्लासों में पढ़ ही चुके हैं। यहाँ पर हमने अंतर भी स्पष्ट कर दिया। तो यहाँ पर ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। आज इतना ही, धन्यवाद।